हेलो एवरीवन, जिन क्वेश्चंस को आज हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहे। तो आज इसे हमें इस लेक्चर में क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ें पिछले लेक्चर्स को आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, देन आफ्टर इस लेक्चर को वॉच आउट करें। हमने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, हमें सॉल्व करना है। होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं, जैसा कि आपको पता है रिकरेंस रिलेशन दो टाइप्स की होती है, एक होमोजीनियस होगा, दूसरा नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन होगा। अगर राइट हैंड साइड हमारे पास जीरो दिखती है तो हम क्या कहते हैं, वो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया इक्वेशन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो आपको एक काम करनी पड़ेगी कि जो आपको ना यहाँ पर दिखती ना ये सबस्क्रिप्ट, ये एन है, n-1, n-2, n-3, जितने भी सबस्क्रिप्ट वाले पार्ट होते हैं उनको एक साइड कर लेना है। और एक साइड करने के बाद आप मेंटली एज्यूम करो, देखो थोड़ा सा ना उसको ऑब्जर्व करो। आपको राइट हैंड साइड जब एक चीज़, सब जितने भी सबस्क्रिप्ट वाले पार्ट उनको सबको उधर भेज दोगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो आपको ना राइट हैंड साइड जीरो दिखेगा। अगर राइट हैंड साइड आपको जीरो मिलता है तो दैट मीन्स वो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। जितने भी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चंस करे वहाँ पर देखना कि आपको देखना ही होगा कि वहाँ पर राइट हैंड साइड जीरो लिखे होते थे। अब राइट हैंड साइड अगर जीरो लिखे होते तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वहाँ पर राइट हैंड साइड जीरो ऑलरेडी बने होते थे। कई बार ऐसे होंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा ना ऐसे ट्विस्ट करके देंगे। तो जब अगर ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे तो आपको थोड़ा सा ना मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड भाई साहब जीरो आपको देखना पड़ेगा कि जीरो है या नहीं है। ऐसे सॉल्व ना करें कि क्या करना है, जो सबसे बड़ी सबस्क्रिप्ट होती है उसको पॉजिटिव बनाना और बाकी जितने भी चीज़ें ना उसको एक साइड कर लेना। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर कर रखा है तो उसको देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन रहेगा इस क्वेश्चन को कॉपी करना है, जैसे कि आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको क्या काम करना है कि राइट हैंड साइड आपको जीरो बनाना मस्ट है, जीरो बनाना ही है। अब बनाने के लिए करना कैसे, किस तरीके से जीरो बनाना है, तो क्या काम करना है, जो सबसे बड़ी वाली सबस्क्रिप्ट होती है पार्ट उसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बना तो हमने देखो इसके साथ छेड़खानी नहीं करी, इसको यही रहने दिया और बाकी जितने भी चीज़ें राइट हैंड साइड थी उस सभी चीज़ों को हमने कहाँ लेकर आए, हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके। अब जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास देखो ऐसा कुछ नहीं होगा कि जितने भी ये देखो राइट हैंड साइड थी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। जैसा कि हमें पता है कि राइट हैंड साइड से कोई चीज़ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर साइन चेंज हो जाता है तो यहाँ पर देखो मेरे पास प्लस का 6 था तो प्लस का 6 an-1 होता, तो ये इधर राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 6 an-1 हो जाएगा। ये माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा, देखो ये प्लस में था तो माइनस में होगा। जब सारी चीज़ें इधर से उधर चली गई कुछ तो बचा नहीं, जब कुछ नहीं बचा दैट मीन्स वहाँ पर जीरो है। तो ये पहला काम करना है कि क्वेश्चन को कभी ऐसे दिए होते ना ट्विस्टेड फॉर्म में, तो आपको एक काम करना है, सारी चीज़ों को ना एक साइड लेके आनी। पहली स्टेप ये रही। पहला स्टेप आप ये काम कर लोगे, हम लोगों ने इक्वेशन को कॉपी कर लिया। इक्वेशन कॉपी करने के बाद मैंने आपको कुछ स्टेप्स बता रखे थे कि आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हो आपको ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहले रिकरेंस गिवन रिकरेंस रिलेशन को कॉपी करो, उसके बाद ऑर्डर फाइंड करनी है। ऑर्डर फाइंड करने के बाद आपको इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। इक्वेशन की फॉर्मेशन आप जब करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास या तो क्वाड्रेटिक बनती है या तो क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। बाई क्वाड्रेटिक भी बन सकता है बट वो रेयर केसेस होते हैं। देन आफ्टर आपको उस जो भी इक्वेशन देंगे रूट्स फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम लोग C1 और C2 को निकालेंगे और देन जनरल सॉल्यूशन। ये कुछ स्टेप्स है जो कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया, तो उस क्वेश्चंस को आगे हम लोग आज इस लेक्चर में प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले इक्वेशन बना लिया। इक्वेशन हमने होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन मुझे पता चले क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो थे, दैट इज वाई हम लोग किसे कह रहे हैं कि एक होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशंस है। अब यहाँ पर ना आपको नीचे दिख रहा है कि n-1 n-2 n-3 है। इन सब में सबसे बड़ा आपको सबस्क्रिप्ट क्या दिखता है, सबसे पहले आपको ना इसको मेंटली ऑब्जर्व करना है भाई साहब। इसको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि इतने तो आप, जाहिर सी बात है, आप जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो इतना तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मेंटली कैसे करना है। इसको हर चीज़ को आपको लिख के नहीं दिखाना है, थोड़ी सी चीज़ें मेंटली करनी है। जो भी आपके पास सबस्क्रिप्ट दिखता है सबसे पहले उसको ना मेंटली देखो ना, या फिर नोट डाउन करना, रफ वर्क में काम करना। ठीक है, तो n-1 अगर आप थोड़ा सा स्लो काम करते हैं तो ये ऐसा काम कर लेना, आप रफ में जाके कर लेना, बट वो चीज़ें इतना दिखाने की नीड नहीं है। दिखा भी देखो तो ऐसा नहीं कि कोई गलत करेगा आपका आंसर। हमने कहा कि n-1 n-2 सारे सबस्क्रिप्ट जितने भी नीचे के होते हैं सारे कॉपी कर लिए। अब इन सब में सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट देखो सबसे छोटा, जैसा कि आपको पता है कोई भी नंबर है n है, एक कम हुआ फिर दो कम हुआ तीन कम हुआ, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, ये
सबसे छोटा कौन सा हुई है, क्योंकि इसमें से कोई एक नंबर अगर एज्यूम करोगे तो उससे देखो पहले 1 कम करना, फिर 2 कम करना, फिर 3 करना, सबसे छोटा नंबर ही आएगा। तो सबसे बड़े वाले सबस्क्रिप्ट माइनस सबसे छोटा वाला सबस्क्रिप्ट कर देते हैं। तो हमें क्या देखो सबसे बड़ा वाला सबस्क्रिप्ट माइनस का सबसे छोटा वाला सबस्क्रिप्ट, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे ऑर्डर पता चलती है। तो ऑर्डर मेरा कितना आएगा 3, तो हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। ऑर्डर मेरे पास कितने हैं 3। ऑर्डर कैसे निकालते हैं तो ये लेक्चर 1 में मैंने डिस्कशन दे रखी, जिसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, उसको भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ बात हो गई n-1 n-2। तो हम लोग ने बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट माइनस को सबसे छोटी वाली सब्सक्रिप्ट कर देते हैं, तो हमें ऑर्डर पता चल जाता है, जो कि हमारा ऑर्डर आया 3। अब ये ऑर्डर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इस ऑर्डर की हेल्प से ही हम लोग इक्वेशन की फॉर्मेशन करते हैं। अगर ऑर्डर हमारे पास 3 आता है दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो जितनी अगर ऑर्डर हमारे पास 3 आई तो इक्वेशन क्यूबिक होगा, ऑर्डर 2 आई तो क्वाड्रेटिक होगा। अब करना क्या है, जो सबसे बड़ी वाली सब्सक्रिप्ट वाली जो टर्म होती है, जैसा कि सबसे बड़ी सब्सक्रिप्ट वाली ये टर्म है, वहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, जितनी ऑर्डर थे उतनी एक्स की पावर रेज करते हैं, जितनी ऑर्डर थी उतनी एक्स की पावर रेज से स्टार्ट करते हैं, देन डिक्रीज करते चले जाते हैं। कहने का क्या मतलब है समझो जरा। हमने कहा कि ना जो भी मेरे पास सबसे बड़ी सब्सक्रिप्ट है ना, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले जाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने आगे सबसे बड़ी लिखना, फिर छोटी देन छोटी, सबसे बड़ी से फिर छोटी स्टार्ट करना। अब करने की जितनी ऑर्डर आएगी उतनी एक्स की पावर रेस करना। तो सबसे जो बड़ी वाली चीज़ें होंगी सब्सक्रिप्ट, उसको एक्स क्यूब दोगे, उससे छोटी एक पावर कम करना, एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उससे छोटी तो एक्स आ जाएगी, इससे भी एक कम करोगे, एक्स के भी एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर देखो 2 3 थी, फिर 2 था, फिर एक्स की पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 0, और एक्स की पावर 0 जैसा कि जानते हैं आप किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1। तो आपको क्या काम करना है, जो an वाली टर्म है उसको एक्स क्यूब दोगे, अब जो an-1 है उसको एक्स स्क्वायर देना है, और जो an-2 है उसको एक्स देना है, और जो an-3 है वहाँ पर हमें 1 लिखना है। तो वही सेम काम मैंने यहाँ कर रखा है। देखो हमने आगे एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का दिस इज इक्वल टू 0, ये काम आपको करना है। अब इस इक्वेशन को फॉर्मेशन कर लिया होगा आपने, उम्मीद है, क्योंकि लेक्चर 1 आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ रही होंगे। अगर नहीं देखा है भाई साहब तो आप प्लीज़ लेक्चर 1 को जरूर देखें, कि उसमें सारी डिटेल डिस्कशन कर रखी। यहाँ भी मैंने पूरी डिटेल डिस्कशन करने की बिल्कुल कोशिश करी है। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात आती है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर अलाउड है, तो भाई साहब आप कैलकुलेटर की हेल्प से करोगे। बट मोस्ट कई बार ऐसे होंगे कि आप बिना कैलकुलेटर के आप नहीं कर सकते, तो ऐसे भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें आप बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ फॉर्मूलेस की नीड पड़ती है, तो वहाँ पर डिवीजन मेथड की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बट फॉर द टाइम बिंग इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो उसको देखते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको एक काम करना है, इसको जो मैंने था पहले ऑन कर लो, उसके बाद मॉड को 3 बार प्रेस करना, 1 2 3, 3 प्रेस करने के बाद इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन के लिए आपको 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस कर दोगे तो अननोन के लिए ना यहाँ पर कुछ नहीं मत प्रेस करना, ये जो की दिख रही है ना इसको प्रेस करना। इसको प्रेस करने के बाद देखो ना, ये जितनी ऑर्डर होती है ना, देखो ऑर्डर मेरे पास 3 निकल कर आई थी, तो उसके लिए है ना ऑर्डर ही हमारी डिग्री होती है, तो उसके लिए हम लोग 3 प्रेस करेंगे। कितना प्रेस करेंगे 3। अब मुझसे पूछ रहे ना A B C एंड D की वैल्यू पूछेगा, तो चलो इसको भी बताता हूँ मैं आपको। अब ABCD आप कैसे बताओगे, तो ABCD बताने के लिए ना आपको क्या काम करने पड़ेंगे ना, जो हमारे पास ये कोएफिशिएंट होते हैं ना, ये लाइन से जिस तरीके से अगर आप अरेंज कर रखे हो ना, जैसे डिक्रीजिंग पावर में, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर फिर इस तरीके से, तो हमारे पास जो लेटर्स आएंगे ना उनके कोएफिशिएंट होते हैं ना। ABCD क्या होते हैं, जो भी हमारे पास ना एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इनके कोएफिशिएंट होते हैं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो कि वेरिएबल होता है उसके साथ मल्टीप्लाइड में जो कॉन्स्टेंट या नंबर होते हैं वो मेरे कोएफिशिएंट होते हैं। अब देखो ना एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1, तो 1 प्रेस करो, फिर इक्वल का साइन प्रेस करना है, फिर माइनस का 6 फिर इक्वल प्रेस करोगे, फिर उसके बाद प्लस का 12, तो 12 प्रेस करोगे, फिर इक्वल का साइन, फिर माइनस का 8
ठीक है। उसके बाद फिर इक्वल का साइन। अब आपके पास आ गई ये एक्स की वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, एक्स की वैल्यूज आ गई। एक्स की वैल्यूज कितनी आई, 2। अब मेरी बात ध्यान से यहाँ सुनना, अगर एक्स की मैक्सिमम पावर, देखो इन सब में सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है, 3, फिर उसके बाद एक कम हो गई, फिर यहाँ पर एक कम हो गई, सबसे बड़ी मैक्सिमम जो पावर है कितनी, 3। जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हमारे पास क्या होता है, रूट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, रूट्स होते हैं। तो मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 थी, तो रूट्स भी हमारे पास कितने होंगे, 3। तो कैलकुलेटर में हमारे पास रूट्स देखो अभी फॉर द टाइमिंग हमारे पास केवल 2 लिख के दिखा रहा है, और रूट्स अगर आप इक्वल प्रेस करते जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, हमारे पास दोबारा इक्वेशन शो करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रूट्स है ना वो सिमिलर रूट्स है। अगर हमारे पास और रूट्स होते हैं, और रूट्स मतलब एक्स की देखो मैक्सिमम पावर 3, अगर मैक्सिमम पावर 3 ना तो 3 रूट्स निकल कर आते, जैसे कि हो सकता है एक 1 होता, दूसरा 2 होता, दूसरा फिर तीसरा 3 होता, ऐसे सपोज कर लो, एज्यूम कर लो। लेकिन यहाँ पर ना तीनों रूट्स क्या है, हमारे पास तीनों रूट्स दे नहीं रखे, केवल एक ही रूट दे रहा है। एक ही रूट देने का मतलब ये होता है कि तीनों रूट्स हमारे पास सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझ में, अगर डिफरेंट होते हैं हमारे पास रूट्स, तो रूट्स हमें क्या होता है, कैलकुलेटर ये शो करता, ठीक है। रूट्स क्योंकि सेम है इस वजह से वो केवल एक शो कर रहा है, बाकी क्या काम करना है आपको, एज इट इज ही कॉपी कर लेनी है, क्योंकि जितनी पावर रहेगी उतनी बार हम लोग इस 2 को लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी थी, 3 थी, तो एक्स को आपको 3 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ये थी हमारी एक्स इक्वल टू 2,2,2। क्यों 2 को 3 टाइम्स क्यों लिखा, क्योंकि जबकि कैलकुलेटर में तो 1 टाइम्स था। क्योंकि जो एक्स की मैक्सिमम पावर होती है अगर 3 होती है, तो जो रूट्स भी निकल कर आते हैं वो 3 रूट्स होते हैं। वो रूट सिमिलर भी हो सकते हैं और डिससिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स की एक ही दे रखा है, तो दैट मीन्स ये है कि अगर एक दे रखा है तो इसका मतलब यही होता है क्योंकि उसको पता है कि बाकी जो रूट्स हैं वो सिमिलर है, इस वजह से उसने नहीं दे रखा, तो वो आपको काम खुद करने पड़ेंगे। बाकी 3 बार आपको खुद लिखने पड़ेंगे। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात आती है कि हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर तीनों ही रूट्स हमारे पास क्या है, सिमिलर है। रूट सिमिलर है, दिख रहा है आपको सिमिलर रूट, तो यहाँ पर हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, सिमिलर है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या काम बताया था आपको। सबसे पहले आप क्या काम करते हो, जो भी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हो ना, आपको ये काम करने पड़ते हैं कि जो भी मेरे पास इक्वेशन आएगी सबसे पहले ना 2 लिखोगे, 2 की पावर क्या लिखोगे, 2 की पावर n लिखना है। उसके मल्टीप्लाइड में आपको C1 लिखना है, ठीक है, C1 लिखना है, आपने यही लिखे होंगे। उसके बाद फिर क्या काम करना है आपको, फिर ना 2 की पावर n लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर C2 लिखना है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर C2 लिखना है, फिर उसके बाद फिर से लिखना है 2 की पावर n, फिर C3 लिखना है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि रूट सिमिलर है, प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखना, प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करना, और जब आप उस लेक्चर्स को देखोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2 की पावर n C1, 2 की पावर n C2, 2 की पावर n C3 लिख दिया। उसके बाद ना क्या करते, जब रूट सिमिलर होते हैं, अगर ये डिससिमिलर होते हैं, सपोज करो ना ये 2 नहीं होते, 3 होते, 4 होते, 5, तो यहाँ पर ना जैसे लिख रहे ना ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर रूट सिमिलर नहीं है। रूट्स क्या है, रूट सिमिलर है, सिमिलर नहीं है मतलब रूट्स हमारे पास सिमिलर है। जब रूट सिमिलर होंगे तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एडअप होती हैं, जैसा कि आपको मैंने लेक्चर में बता रखा है, जिसका लिंक ना मैं दे दूंगा, उसको आप देख लेना अच्छे से, ठीक है, समझ जाओगे आप। तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले जब तीनों रूट सिमिलर दिख रही हैं तो पहले आप क्या काम करोगे, पहले के ना 1 दोगे, ठीक, दूसरे में n बढ़ाते चले जाना, जितने जो n लिखा ना एक n दोगे, फिर एक n और लगाओगे, n² लगाओगे। अगर सपोज करो ऐसा होता कि एक 2 और आ जाता, 4 टाइम्स होता, तो इसको n³ करते, क्या करते, n³ करते। तो पहले वाले रूट्स को देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो इसके साथ देखो × 1 में मल्टीप्लाइड है। दूसरे वाले रूट्स को क्या काम करना है, इसके साथ ना n मल्टीप्लाई में लिखना है। फिर इसके बाद ना इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, n² से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरे पास आगे रूट्स है नहीं, ये तो मैं बता रहा था। अगर आपके पास 4 रूट्स आते तो समझ में आया। हमारे पास 3 ही रूट सिमिलर दिख रहे हैं, तो पहले वाले को 1 देना है, जो कि दे दिया यार, मल्टीप्लाइड में यार 1 लिखो या मत दो। उसके बाद फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n² से मल्टीप्लाई, ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हो,
तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, क्या 2 की पावर n जो है सब में कॉमन है, तो 2 की पावर n सब में कॉमन है, तो 2 की पावर n कॉमन ले लो। तो जब 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा C1, फिर क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास n, फिर आ जाएगा C2, फिर क्या आ जाएगा n स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास C3 आ जाएगा। यहाँ पर जब आप ऐसा कर लोगे तो यहाँ पर पूरे होल पर मल्टीप्लाइड में कितना आ जाएगा, 2 की पावर n आ जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। C1 फिर NC2 प्लस n स्क्वायर C3, यहाँ तक चीज़ें होंगी। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कई बार आपको ना आपके बुक्स में ऐसी चीज़ें लिखी मिलेंगी, C1 प्लस NC2 प्लस n स्क्वायर C3, तो ऐसे कई बार ना स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं इसको किस तरह लिखा गया। तो आपको जो मैं काम कर रहा हूँ ना, आपको इस तरीके से करना, पहले ऐसे लिख लेना, फिर उसका चॉइस भाई साहब आपकी है यार, ऐसे सॉल्व कर लो। तो 2 की पावर n देखो सब में दिख रहा, तो 2 की पावर n क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या यहाँ पर, जब 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं यहाँ C1 फिर n, फिर 2 की पावर n चला गया है कॉमन में, तो फिर n C2 बच जाएगा, फिर n स्क्वायर C3 बनेगा, 2 की पावर n हम लोग ने कॉमन ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्मेशन कर ली है। अब हमारे पास जो हमने स्टेप बता रखी थी कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इनिशियल कंडीशन या फिर आप यूँ कह दो कि बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से, इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से C1 और C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो यहाँ पर, तो इनिशियल कंडीशन देखो मेरे पास कुछ दे रखी थी। इनिशियल कंडीशन मेरे पास क्या थी, A0 इक्वल टू 1 और A1 इक्वल टू 4 और A2 इक्वल टू 28, ये कुछ वैल्यूज दे रखी है। तो आपको बारी बारी क्या काम करना है, जो यहाँ पर ना इसके नीचे जो ये सबस्क्रिप्ट लिखे होते हैं, ये मेरी होती है n की वैल्यूज़। क्या होती है n की वैल्यूज़, ये 3 कंडीशन बने। अगर 3 हमारे पास क्या लिखे, 3 हमारे पास इनिशियल कंडीशन लिखे गए तो 3 इक्वेशन बनेगी। हमारे पास 2 दे रखे हैं तो 2 बनेगी। कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर 3 कंडीशन किस तरीके से इंप्लीमेंट करे जाएंगे। सबसे पहले देखो मेरे पास दे रखा था A0, दे रखा था A0 इक्वल टू AN लिखा, तो यहाँ पर हमें n की जो वैल्यूज़ मिली, n की वैल्यू कितनी मिली मेरे पास 0। तो इसको इससे कंपेयर करोगे या फिर डायरेक्टली यार देख लो यार, यहाँ पर n की वैल्यू जो नीचे वाला होता है मेरा n होता है, तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो। ये अगर नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो केस फर्स्ट इक्वल टू n इक्वल टू 0 बनाओगे। इस n इक्वल टू 0 को करना क्या है भाई साहब, इस n इक्वल टू 0 को ना यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में आपको ना पुट अप करना है। तो पुटअप कैसे करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर ना इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। सॉल्व करोगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पर ना A0 रखना है आपको। देखो ना A0 रखोगे, A0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A0 इक्वल टू आ जाएगा, देखो ना 2 की A0 में n की वैल्यू कितना दे रखा, 0, n की वैल्यू 0 रखा था। तो देखो जहाँ पर हमारे पास ना इस इक्वेशन रख रहे हैं सिंप्लीफाइड जो कर रखा है, तो जहाँ पर n था वहाँ पर 0 पुट कर दिया। अब उसके बाद जहाँ जहाँ पर n है वहाँ 0 पुट करना। जब 0 पुट करोगे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर C1 आ जाएगा, C1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या n की वैल्यू 0, तो 0, फिर C2 आ जाएगा, फिर प्लस का, फिर यहाँ 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 0 इंटू का C3 हो जाएगा, और यहाँ पर पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 की पावर n कितना होता है, 2 की पावर अगर 0 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हमें ना ये काम ना, आपको एक काम A0 की वैल्यू दे रखी थी, A0 की वैल्यू कितना दे रखा था, 1। तो जहाँ पर A0 था वहाँ पर हमें 1 पुट करना है, क्योंकि ये A0 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, A0 की वैल्यू 1 था, यहाँ 1 पुट कर दिया। अब 2 की पावर 0 कितना होता है नहीं पता तो भाई साहब लिख लो, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फिर C1 लिखा, फिर कहोगे 0 इंटू C2, फिर 0 लिख देना चाहिए था, तो अभी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, C1 प्लस फिर 0 C2। क्यों मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ कि 0 का C2 के साथ मल्टीप्लाई करके मैं 0 लिख दूँ, क्योंकि हमें क्या करनी है, अभी इक्वेशन सॉल्व करनी है, अभी मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो 0 फिर C3 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो यहाँ तक अगर आ गई तो ये हमारे बने केस फर्स्ट। अब केस सेकंड को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलो इसको देखते हैं। अब केस सेकंड में मेरे पास क्या आ जाएंगी, यहाँ पर ना AN इक्वल टू हमारे पास क्या था, A1 था, A1 की वैल्यू दे रखी थी 4। तो जो नीचे वाला ये नंबर होता है ये मेरा n को रिप्रेजेंट करता है, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो n की वैल्यू 1 आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे जी, तो n इक्वल टू 1 पुट करना इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पर C1 प्लस n C2 फिर n स्क्वायर C3। तो पहले इसको ध्यान से एक बार देख लो।
एक बार देख लो सो दैट मैं पीछे कर सकूँ। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एक बार n की वैल्यू कितना रखना हमें, n की वैल्यू वहाँ पर हमें रखना है 1। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा कि n इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से। तो चलो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ठीक है, a1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ तो था नहीं यहाँ पर, देखो यहाँ 2 की पावर n था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, देखो c1 था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर आपको क्या काम करना है, या तो यहीं पर रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी आप रख सकते हो। तो इसको यहाँ पर रख दो या तो यहाँ रख दो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ पर अगर रख दोगे तो चीज़ें यहाँ भी क्लियर हो जाएंगी, यहीं रख दो यहाँ पर, क्योंकि इसको अगर यहाँ पर रखोगे तब भी मल्टीप्लिकेशन दोबारा करानी पड़ेगी। तो चाहे यहाँ रख दो या तो इसमें रख दो। तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है तो यहाँ रख दो या इसमें रख दो, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2c1 हो जाएगा, 2c1 हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद कितना करना है, n 2 की पावर n, तो n की जगह 1 है और 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 हो जाएगा कितना, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। तो 2 फिर क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा, 2c2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का स्क्वायर करना है, n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करना, मतलब 1 का स्क्वायर करना है। फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2c3 हो जाएगा। वह 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और साथ में देखो यहाँ पर मेरे पास ना 2 की पावर n लिखा था, 2 की पावर n का मतलब क्या होता है, 2 की पावर n का मतलब n इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो 2c3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, 2c3 हो जाएगा। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, a1 की वैल्यू मेरे पास दे रखी देखो 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो ना आप कॉमन भी ले सकते थे यार, यहाँ पर ना ये काम तो इसमें ही रखना चाहिए था ना, कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग इसमें भी रखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अभी आपको कॉमन लेना ही पड़ जाएगा, तो फिर समझो बेवकूफ़ी तो मैंने नहीं कर रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप काम कर सकते हो। देखो ना मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको 2 में कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो फिर क्या बन जाएगा बताओ, c1 प्लस c2 प्लस का c3। यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे, फिर ये 2 से ना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू c1 प्लस का c2 प्लस का c3 हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो मैं तो यही कहूँगा आप इसमें रखना, ठीक है, यहाँ पर रखना तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको क्या करना है, n इक्वल टू कितना पुट करना है, n इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर 2 है, n इक्वल टू 2 पुट करना है। जब इसमें पुट करोगे 2 तो मेरे पास देखो क्या आएगी इक्वेशंस, तो a, फिर यहाँ पर हमें पुट करना है 2, a2 पुट करना है। उसके बाद यहाँ पर n इक्वल टू देखो मैं पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो c1 प्लस कितना हो जाएगा 2c2, c1 प्लस का 2c2 प्लस का देखो n का स्क्वायर था, तो n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4c3 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। n इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी रहेगी 28, तो 28 यहाँ कर देंगे तो 28 ये हो जाएगा। अच्छा अभी कुछ और थी मेरे पास, यहाँ पर देखो ना ये थी n का स्क्वायर c3 इंटू 2 की पावर n था, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर n का मीनिंग ये हो गया, यहाँ पर 2 की पावर n की वैल्यू 2 देखे थे, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 यहाँ लिख लो यार, यहाँ आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4c1 फिर 2c2 फिर कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4c3। अब इस 4 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास 7, तो फिर ठीक है यहाँ तक 7 बच जाएगा, c1 प्लस का 2c2 प्लस का 4c3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बन गई। अब करना क्या है, इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली फॉर्म क्या करना है, सॉल्व करना है। अब तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो ये देखो मेरे पास क्या थी, ये सेकेंड थी और ये मेरे पास थर्ड थी। तो पहले वाले को भी लिख लेते हैं जरा, पहले वाले को लिखोगे ना तो देखो ध्यान से यहाँ लिख लो। अब इस तीनों इक्वेशन को कैसे साइमल्टेनियसली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करते हैं, चलो मैं इसको सिखाता हूँ आपको। आप क्या काम कर लेना, ये जो 1 होता है ना इसको आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जितने भी यहाँ कांस्टेंट दिखते हैं आप यहाँ लिख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर काम कर लोगे तो फिर अब चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कि हमें ना अभी यहाँ पर ना c1 और c2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अब c1 और c2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड या फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, मगर हमें क्या करना है, हमें पेपर में तो कैलकुलेटर ना अलाउड है, तो फिर क्यों काम करेंगे ऐसा काम, तो फिर उससे ही ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो फिर करते हैं चलो।
ठीक है जी, फिर चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या काम करना है, कैलकुलेटर को निकाल लो जरा। निकालने के बाद ना आपको तीनों इक्वेशन को C1 और C2 की वैल्यूज़ को प्रेस करना है। ठीक है, निकालना है हमें, तो पहले ऑन कर लो कैलकुलेटर को। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। तो मॉड फिर 1 प्रेस करना, मॉड फिर 1 प्रेस करना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नॉर्मल मोड पे आ जाएंगी। अभी आपको फिर से मॉड 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3। इक्वेशन के लिए 1 प्रेस कर देना है। ठीक, इक्वेशन के बाद ना अब अननोन पूछ रहा है, क्योंकि C1 और C2 की वैल्यूज़ ही तो मुझे निकालने हैं, इसीलिए तो ये मेरे अननोन हो गए। तो अननोन मेरे पास कितने, देखो C1 है, C2 और C3, 3 अननोन है, तो अननोन के लिए 3 प्रेस करो। अब उसके बाद ना A1 फिर A2 ऐसे पूछ करेगा, तो आपको ना तीनों इक्वेशन को ना साइमल्टेनियसली लिख लेना है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन के ना ये जितने भी इनके कोएफिशिएंट दिखते हैं ना, कोएफिशिएंट क्या दिखते हैं, कोएफिशिएंट दिखते हैं, उसको आपको क्या काम करना है, उसको कॉपी कर लेना है। क्या करना है, कॉपी करना है। अब कॉपी करेंगे, देखो ना यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है तो 1। बाकी C2 कोएफिशिएंट कितना है, 0 है, और C3 कोएफिशिएंट कितना है, 0। इस वजह से मैंने देखो 0 नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे यहाँ कोएफिशिएंट चाहिए होते हैं। C1 कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ये मेरे पास क्या है, ये कॉन्स्टेंट होता है। आपको पहले ये वाले प्रेस करने जितने भी इनके कोएफिशिएंट होते हैं। तो पहले A1 पूछ रखा है, A1 क्या होगा, तो ये जो होगा C1 कोएफिशिएंट ये होगा, तो 1 प्रेस करना है इसके लिए, फिर इक्वल का साइन प्रेस करना है, फिर ये जो कोएफिशिएंट होगा ये मेरा, फिर 0, फिर 0 प्रेस करो, फिर इक्वल का साइन प्रेस करना है, फिर क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, फिर 0 प्रेस करना है, फिर इक्वल का साइन, फिर पहले 0 प्रेस करो, फिर इक्वल का साइन, फिर उसके बाद ये जो मेरा होता है ना, ये मेरा होता है D, ये जो इधर लिखा होता है ये D, तो D के लिए कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 प्रेस करना है। कितना प्रेस करना है, 1, तो 1 प्रेस करना है, फिर इक्वल का साइन। अब दूसरी इक्वेशन प्रेस करनी, किसकी, दूसरी इक्वेशन के लिए यहाँ पहले नहीं, ये वाला नहीं प्रेस करना, पहले इसके कोएफिशिएंट को। तो यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, क्या, जब कुछ नहीं दिख रहा दैट मीन्स कितना है, 1 है। तो यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा, 1, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा, 1। तो आपको 3 बार 1 प्रेस करना, 1 फिर इक्वल, फिर 1 फिर इक्वल, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर 1 फिर इक्वल। अब D क्या होता है मेरा, D ये होता है 2, तो 2 प्रेस करना है, फिर इक्वल प्रेस करना है। अब आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पर अब तीसरी इक्वेशन प्रेस करनी। तीसरी इक्वेशन में बता, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 4 है। तो यहाँ पर पहले 1 प्रेस करना, 1 फिर इक्वल, फिर 2 फिर इक्वल, फिर 4 फिर इक्वल, फिर यहाँ जो लिख रहा है का 7 को प्रेस कर दो। अब कि फिर क्या कर देना, प्रेस इक्वल। अब हमारे पास क्या आ गई, ये आएंगी हमारे पास ना, ये C1 लाइन से जैसे आपने प्रेस करेगा, पहले C1 लिखा, फिर C2 फिर C3, तो ये लाइन से हमारे पास वैल्यूज आ गई C1 C2 और C3 की। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यूज, C1, फिर उसके बाद C2, फिर क्या आ जाएंगे C3। लाइन से भाई साहब ये देता है, लाइन से जिस तरीके से आपने सीक्वेंस में लिख रखा उसी सीक्वेंस में देगा। तो C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, फिर इक्वल प्रेस करो, फिर C2 की वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास, -1, और फिर C3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को करना क्या है, तो ये हमारे पास ना, ये C1 और C2 की वैल्यू निकल गई, C3 की वैल्यूज़ भी निकल गई। हम लोगों ने कैसे निकले, अब इन वैल्यूज़ को कहाँ पर पुट करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करना है। इसका करना पुट इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, an इक्वल टू, ये मेरा होता है जो फाइनल स्टेप होता है, ये मेरा जनरल सोल्यूशन होता है, ये मेरा होता है जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पर जहाँ पर C1 C2 है वहाँ पर हमें ना इसकी वैल्यू, तो जहाँ पर देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करी थी ये, तो C1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई बताओ, C1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, C1 की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पर 1 पुट करो। फिर उसके बाद फिर क्या प्रेस करना है हमारे पास, C2 की वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा +n, फिर यहाँ पर -1 पुट कर देंगे C2, फिर क्या था हमारे पास, देखो +n का स्क्वायर था, तो n का स्क्वायर के बाद क्या था C3, तो C3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, C3 की वैल्यू दे रखी थी 2, फिर होल की पावर कितनी थी बताओ, होल की पावर कितनी थी, होल की पावर थी 2 की पावर n थी, कितनी थी 2 की पावर n थी। अब इसको सॉल्व करना चाहते तो थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लो, थोड़ा बहुत और सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस का n हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करोगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, इंटू 2 की पावर n, इंटू 2 की पावर n हो जाएगी। ये an था, ये जो मेरा आया ये फाइनल हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, ये जो था हमारे पास क्या था, हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है चीज़ें आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी अभी तक।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी तो एक बार नोट डाउन कर लो। कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या काम करना है आपको, कमेंट सेक्शन में जाना, जो भी प्रॉब्लम होगी बिल्कुल फील फ्री होकर यार बिल्कुल पूछना। मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बिल्कुल ट्राई करूँगा देने के लिए। तो बिल्कुल आराम से ट्राई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें समझा रखी है, कहीं भी दिक्कत आए तो बिल्कुल फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।